नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, नाला सुपारा हत्याकांड की घटना को लेकर के जो चमन चौहान थी और मोनू शर्मा था, वो गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ कर रही है। उन्हें पुलिस ने 7 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। वो लोग हालांकि अभी और बड़े राज जो खुलने बाकी हैं, वो सारे राज पुलिस उनसे उगलवाएगी। लेकिन इस दौरान गिरफ्तारी को लेकर के जब हमने चमन के पिता से आज बात किया, तो उनके पिता फपक कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी जो हमारी चमन थी, चमन ने हमारे खुशियों का चमन उजाड़ करके रख दिया है। जिस बेटी को मैंने डोली में सजा करके आंखों से आंसू गिराते हुए विदा किया था विजय के साथ की बेटी हमारी एक अच्छे घर में जाएगी, घर को बसाएगी, मेरा भी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन उसी बेटी ने मेरा मान सम्मान पूरे समाज में डुबो करके रख दिया। और मैं अपनी बेटी चमन का आज से परित्याग करता हूं, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है बल्कि एक हत्यारिन है, जो समाज उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और समाज में ऐसी बेटियां कलंक के रूप में होती हैं, और इसलिए मैं उनको पूरी तरह से परित्याग करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी सज़ा हमारी बेटी को दी जाए, यानी कि हत्यारन चमन को दिया जाए, जिससे समाज में एक नई मिसाल पेश हो, यानी कि संसार की जो सबसे बड़ी सज़ा हो, भारतीय कानून में जो सबसे बड़ी सज़ा हो, वो चमन और को दिया जाए। क्योंकि चमन अब मेरी बेटी नहीं है और मैं उसका परित्याग करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को खेलते खाते हंसते एक परिवार को खुशियों को उजाड़ दिया है। जो विजय चौहान जो सपना देखा था, विजय चौहान हमारी बेटी को रानी की तरह रख रहा था। विजय चौहान हमारी बेटी के नाम से अपना पूरा घर बसाना चाहता था, बेटी के नाम से ज़मीन, बेटी के नाम से मकान, बेटी के नाम से पैसा, यानी कि सब कुछ वो बेटी के नाम से करता था। लेकिन मेरी बेटी ही जो है पूरे उसके विजय की हत्या करके पूरे जो है एक तरह से कलंकित कर दिया है। और मैं इसी घर में रहता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि मैं समाज में अब चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। क्योंकि मेरी बेटी, मेरे चमन ने मेरे चेहरे पर कालिख पोत दिया है। जो खुशियाँ मैंने देखी थी बेटी को लेकर के, वो खुशियाँ जो है हमारी बेटी ने ही डुबो दिया। यानी कि बेटी को विदा करते समय हमारे जो अंदर डर था, कहीं मेरी बेटी को एक अच्छा पति नहीं मिलेगा तो उसे काफ़ी समस्या होगी। लेकिन पति तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन मेरी बेटी ही डायन निकल गई और अपने पति को ही खा गई। यानी कि समाज में ऐसी बेटियां कलंक के तौर पर हैं। और मैं जो है विजय चौहान के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ा हूं, और जितनी मदद हो सकेगा मैं विजय चौहान के साथ करूंगा। क्योंकि विजय हमारा दामाद ही नहीं बल्कि हमारा बेटा था। हमारी बेटी को वो सारी खुशियां दिया। 8 साल शादी को हुए थे। 8 साल के शादी के बीच में उन लोगों के बीच का क्या कुछ रिश्ता था, ना तो कभी विजय बताया, ना ही कभी चमन ने उस सिलसिले में पिता से बात की। लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा कि विजय बहुत ही अच्छा लड़का था, कमाता था, और एक जो है समाज में उसकी अच्छी छवि थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ही मेरे दामाद को खा जाएगी। अब मैं अपना चेहरा कहाँ दिखाऊं। और भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं अपनी बेटी को लेकर के। जो एक पिता शायद ही अपनी बेटी के लिए इस तरह की मांग करेगा, एक माँ शायद अपनी बेटी के लिए इस तरह से मांग करेगी कि उसे संसार की सज़ा दी जाए। और कोई पिता अपने बेटी का कैसे बहिष्कार कर सकता है, कैसे उसका परित्याग कर सकता है। लेकिन एक पिता ने अपने सीने पर पत्थर रखते हुए अपनी बेटी ही नहीं बल्कि उन्होंने एक हत्यारन को जो है परित्याग किया है और संसार की सबसे बड़ी सज़ा की मांग कर दी है। क्या कुछ कहना है पिता का वो भी बताएंगे। लेकिन एक पुलिस ने जो बयान जारी किया था, मुंबई पुलिस यानी कि पेल्हौर के जो अधिकारी हैं, थाना के अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, उन्होंने कहा था कि चमन यहाँ से भागने के बाद सीधा अपने बहन के यहाँ पूना गई थी, वहाँ से गिरफ्तार हो गई। इस बारे में जब हमने उनके पिता दूधनाथ चौहान से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी कोई भी पूना में नहीं रहती है, हो सकता है वो पुलिस को गुमराह की हो। तो पुलिस ने जो कहा है उसके बाद हमने पिता से सवाल किया। पिता का जो बयान था वो बेहद ही अलग था। हालांकि जांच का विषय है, क्योंकि कोई बेटी रहती है या नहीं रहती है ये पुलिस की जांच का भी विषय है। पता चला 21 तारीख को करीब 9-10 बजे 11 बजे के आसपास, चाहे जो समय रहा हो, पता लगा कि मेरे भाई की लाश जहाँ मेरे भाई और भाभी रहते थे उसी रूम में मिल गया है। और वही उनके भाई फ़ोन किए और यही कह के रोने लगे और फ़ोन बंद कर दिए। और वो अपना उसी के वही तब हमको समाचार इस तरह का मिला है। अच्छा, अभी पकड़े भी गए हैं वो लड़का भी और आपकी बेटी जो चमन है जी, दोनों लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसकी कोई जानकारी आपको मिली? जी हुई है, जानकारी मिली कि वो लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं और पूना से सुनने में आया कि गिरफ़्तार करके लाए गए हैं यहाँ पर।
अच्छा, जैसे उसमें ये भी बताया गया कि पूना में आपकी कोई लड़की रहती है बड़ी वाली? नहीं, कोई लड़की, मेरी 4 लड़की हैं, सबसे छोटी लड़की थी और जिसका नाम चमन है, और जो ये कांड में शामिल है, और 3 लड़कियां हैं उनसे बड़ी हैं। तो उनका, मेरी कोई लड़की वहाँ नहीं रहती, जहाँ से पकड़ कर लाए हैं। मतलब ये जो एक चल रहा था कि नहीं वहाँ अपनी बड़ी बहन के पास गई थी, ये गलत है? नहीं नहीं, ये नहीं, मेरी वहाँ कोई लड़की नहीं रहती है। अच्छा, और वो जो आपका नाती है जिसको पोला नाम से लोग पुकारते हैं, उसको भी दिखाया गया है कि वो भी मिल गया है। हाँ, हाँ। तो कैसे आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से, प्रशासन से, शासन से मेरी यही मांग है कि घटना जो घटी है जघन्य अपराध है, दुखद है, असहनीय पीड़ा वाला है। तो जिस तरह के कृत्य किए हैं और जघन्य अपराध किए हैं, शासन प्रशासन से मैं यही मांग करूंगा, विनती निवेदन करूंगा कि इन लोग को कृत्य के अनुसार फांसी बनता हो फांसी दे दिया जाए, आजीवन कारावास दे दी जाए, काले पानी कर दिया जाए, जो भी बनता है इन लोग को सज़ा निश्चित तौर पर दिया जाए। इसी में संतुष्टि है, इसी में संतोष है कि सज़ा अवश्य मिले। और सज़ा मिल जाने से जो मेरे मेहमान हैं, जो मेरे दामाद हैं, जिनको दामाद को लोग लड़के भी कहते हैं, जो खो दिए हैं वह तो नहीं वापस पा सकते, सज़ा से भी वापस नहीं पा सकते, फांसी से भी वापस नहीं, लेकिन फांसी सज़ा अवश्य होनी चाहिए। मेरी प्रशासन से बार बार यही मांग है। एक पिता होकर आप अपने बेटी के लिए आज फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी के योग्य कर्म उसने कर दिया है। अब बेटी नहीं रह गई है, अपराधी हो गई है। अपराधी श्रीमान जी किसी की बेटी बेटा नहीं होते, सिर्फ अपराधी होते हैं, सिर्फ अपराधी होते हैं। आपके आंखों में जो है आंसू है? आंसू है कि इतने बड़े अपराध कर दी। उनका तो फांसी से लड़का नहीं मिलेगा, एक तसल्ली संतोष होगा। पिता के ऊपर जो कालिक पोक के गई है, समाज पिता को कभी माफ़ नहीं करेगा। समाज के लिए तो कहीं से वरीयता नहीं है, कहीं से वरीयता नहीं। अच्छा, बेटी आपकी अगर जेल से छूट करके आती है चमन, क्या उसे आप रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। बेटी कहाँ रह गई, अपराधी हो गई है। अपराध करके आए शरण दूं, जो अपने स्वामी को, अपने भगवान को, अपने देवता को मार सकती है, खा सकती है, तो वो हमारे साथ और आकर समाज के साथ क्या चलन करेगी? हमको क्या भरोसा? जो भरोसा नहीं था वो कर गुजरी, तो फिर क्या कर गुजरेगी? कैसे मैं उसको शरण दूंगा? मैं तो नहीं शरण दूंगा। यानी कि आप उसका जो है त्याग कर देंगे? त्याग कर दिए हैं सर। अच्छा, आपकी बेटी और दामाद बताया जा रहा है लगभग 8 साल शादी के हुए हैं। जी सर। इस बीच कुछ आपकी बेटी बताती थी विजय को लेकर के? नहीं, कुछ नहीं। अभी साल भर पहले मेरी बेटी आई थी, मेरे चाची का देहांत हुआ था, वो तेरही थी, उसमें आई थी और साल भर के पहले गई हुई है। कभी अनबन जैसी कोई बात? नहीं, कुछ नहीं ऐसा जैसा। विजय आपसे कभी बात करते थे तो? कभी करते थे, बहुत पहले करते थे, नहीं वही अपने माँ से बात, सासों से। कैसा नेचर, कैसा स्वभाव विजय का था? बहुत अच्छा था, बहुत सुशील, बहुत विनम्र। कह नहीं पाएंगे कि कितना अच्छा थे, कितना बढ़िया स्वभाव था, कितने कमासुत थे, कितने मिलनसार थे। सवाल हालांकि पिता से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा जाना चाहिए क्योंकि लगातार ये उठ रहा है। मोनू से और चमन का अफेयर की बातें निकल करके आई, दोनों ने मिल करके हत्या कर दी है। क्या कभी मोनू को लेकर के चमन से कोई बात होती थी? क्या ये घटना सही आपको लगती है या कुछ और? ये घटना तो तब सुनने में आई है कि जब रूम छोड़कर फरार हुई है, कि किसी लड़के के साथ फरार हुई है, तब यहाँ सुनने में आया है कि किसी लड़के को लेकर फरार। इसके पहले कोई यहाँ सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, हमें ही नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, चमन पढ़ी लिखी भी थी, पढ़ाई वढ़ाई की? हाँ, लगभग हाँ, हाई स्कूल किए थी। उस दौरान उसका नेचर तो ऐसा नहीं था? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अब जब ये घटना हो गई है तो समाज के लोग भी आप तो
जो है आपके ऊपर तंज कसते होंगे कि आपकी बेटी ने ऐसा कर दिया, तभी तो समाज के भाई कानून माफ़ कर सकता है, कानून सज़ा दे सकता है, लेकिन समाज कैसे हमको माफ़ करेगा कि आज मैं जिस दिन से घटना हुई है, जहाँ पर आप लोग सवाल कर रहे हैं, वहीं खटिया पर मैं बैठा पड़ा हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता। मेरा कालिक कैसे धुलेगा, मेरा कालिक कैसे धुलेगा, ये हमको चिंता नहीं है। चिंता वह है कि उनका लाल चला गया, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इससे ज़्यादा पीड़ा क्या होगी। और पीड़ा उसको होती है, दर्द उसको होता है जिसको चोट लगती है। हम बहुत करेंगे, शोक व्यक्त कर सकेंगे, संवेदना व्यक्त कर सकेंगे, और कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा था कि जिस बेटी को आप डोली में बैठाकर विदा कर रहे हैं वो इस तरह की कभी घटना कर? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था। अच्छा, हमने देखा कि उस दिन जब ये खबर आई और आप जो है उस परिवार के पास भी पहुंचे थे, बिल्कुल, उनके दुख में शामिल होने के हाँ लिए। बिल्कुल, हम लोग साथ में भाई जी हैं, तमाम लोग जी हैं, प्रधान थे, 10-5 जो औरतें हैं, हम लोग तत्काल व्यवस्था बनाए गए और उनकी शोक संवेदना में हम वहाँ हाजिर हुए। बल्कि कुछ आया कि गाली दे रहे हैं लोग, हमने कहा सुनने की क्षमता बनाओ, मार भी सकते हैं। जिसको पीड़ा है, जिसको दर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, सहनशीलता प्रभु से मांगो कि सब कुछ सहकर हम यहाँ से चलें। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है आप इतने जानकार हैं, इतने सज्जन हैं और आपने संस्कार भी निश्चित तौर पे अच्छे ही दिए होंगे। फिर ये कैसे बहक गई, कैसे जो है उसने ये कदम उठा लिया, क्या लगता है आपको? अब इस तरह का कदम उठाई, इसके विषय में मैं कभी सोचा नहीं था, और वही सोचता हूँ कि इतने अच्छे संस्कार में भटकते हुए भी लोग वापस आ जाते हैं किसी न किसी। लेकिन ये क्या विधि का विधान है कि होनी है कि भोग दंड है, इसको क्या कहें सर, मुझ कुछ कह नहीं पाएंगे इसमें। अब तो घटना घट गई है, अब केवल वह घटना है। बीच में कभी उनके घर वाले आए थे यहाँ पे? बीच में जब घटना घटी है, जब वहाँ हम लोग गए हैं, तो उसके बिहान भर कुछ ऐसा संदेश आया, खबर भेजी गई कि लड़की आई है, उनके घर में छुपाई गई है और छुपी हुई है। और लोग 15-20 की संख्या में लोग आए, यहाँ दुकान के सामने खड़े थे। दुकान तो तभी से बंद है और हम इसी रूम में पड़ा हूँ। तो लोग 100 लोग, मतलब 100 नंबर का इंतज़ार करने लगे। तो 100 नंबर को बुलाए, 100 नंबर आ गए, तो वो लोग के साथ लेकर उस पार से इस पार आए। तो 100 नंबर और वो लोग मिलकर पूछ रहे हैं कि क्या नाम है। हमने कहा कि सर मेरा नाम दूधनाथ है। कहा कि सुनने में आ रहा है कि बेटी आपकी चमन जो इस तरह का कांड की है आपके घर में आई हुई है। हमने कहा कि सर हमको तो जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो चलिए खोजिए, हम भी सहयोग करते हैं। और लोग घर में घुसे, खोजे और खोज के फिर चले गए। फिर सुनने में आया कि इनकी ससुराल कहाँ है, ससुराल में है। फिर ससुराल में लोग वहाँ तैयारी किए और पुलिस प्रशासन को कंट्रोल रूम में वहाँ भेजे नंबर को कि वहाँ इनकी ससुराल है। ससुराल का पूरा एड्रेस दिए। हमारे बुढ़ी बुढ़ा नहीं रहते, मर चुके हैं, केवल उनके लड़की है जो मेरी नारी है, औरत है, उसका कोई भाई नहीं है, वो केवल 3 बहनें हैं। और वहाँ न मेरे साड़ू हैं न सड़ुआन, वो भी मर गए हैं, उनके लड़के रहते हैं। और वहाँ सब कुछ हम उनके दोनों लड़के के एड्रेस दिए। फिर वहाँ कंट्रोल रूम से फ़ोन आया, यहाँ मोबाइल लगा था मेरा खानपुर थाना से कि आप सिपाही बोल रहे हैं। हमने कहा कि नहीं सिपाही, मैं दूधनाथ बोल रहा हूँ, जनपद जौनपुर, थाना जफराबाद, ग्राम सभा हाउस से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा रखिए, मैं सिपाही को ढूंढ रहा हूँ। वो सिपाही के लड़के थे जिनको मैं बताया था कि वही मेरी ससुराल है, वही लोग रहते हैं। तो वहाँ तक अपना सब पता लगाए, यही सब हुआ सर, और फिर चले गए लौट कर। तो जब से घटना हुई आप बाहर नहीं निकल रहे हैं? अभी नहीं निकले हैं, ये तो आए हैं, ये तो अभी वो लोग को छोड़ रहे थे, पानी के लिए कह रहे थे, हम तभी निकल जाते हैं जब। और यहाँ मेला लगता था, समाज लगता था, मेरे भैया बता सकते कह रहे हैं समाज उनको
माफ कानून कर देगा, हमको कैसे समाज माफ करेगा। किस चीज़ की दुकान आपकी थी, जो है दुकान ही चलाते थे आप? पंचूरियन की दुकान है, सब्जी भाजी रखते हैं। वो भी तब से बंद है? बंद है।